अब क्या गया? फैक्ट परफेक्ट इलास्टिसिटी। हाँ, तो परफेक्ट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का कौन सा एग्जांपल नहीं होता रियल लाइफ में? प्राइस वही कैसे रहता है? माइन्यूट अगर अपन चेंज करते हैं ना प्राइस के अंदर, है ना, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत अधिक चेंज हो जाता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि प्राइस में जो चेंज है ना नेग्लिजिबल हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है ना। तो हाँ, तो उसका क्या सब्सटीट्यूट? हाँ, कैसे लोगे? हम्म। तो गलत कंसेप्ट देखो, कोई चीज है ना उसको दूसरे के साथ में गलत तरीके से जस्टिफिकेशन मत दिया करो। तो आपको जितना बताया उतना याद रखो, है ना। कैसे हो सकता है वो? ऐसा ऐसा प्राइस में चेंज अपन क्या कह रहे हैं, नेग्लिजिबल चेंज हुआ, इट मीन्स कि वो इतना कम है कि ऐसा कोई ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें ऐसा अगर माइन्यूटली चेंज हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है दूसरे की बढ़ जाएगी। ऐसा है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? वो तो अपन ने ये कहा था कि जो है ना सप्लाई, अपन ने ये कहा था कि जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई क्या हो गई है कम। अब कम होने के कई कारण थे, हो सकता है ड्रोट आ गया हो सकता है फ्लड आ गया हो, डिजीज आ सकती है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो सकता है, या हो सकता है मार्केट में से मिडिल मैन हो या व्यापारी हो जो क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो आपकी कॉफी थी, कॉफी की प्राइस जो है वो क्या हो गई थी, कॉफी की प्राइस क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। उसकी वजह से जो टी की क्वांटिटी डिमांड थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में कहा था। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें ले लो एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो आप ऐसे यहाँ पे देखो कि कॉफी की प्राइस नेग्लिजिबल चेंज हुई है, बहुत कम चेंज हुई है, आप उसको नगण्य मान रहे हो, बिल्कुल बहुत बारीक चेंज हुई है, बहुत कम। तो आप फिर कैसे कर सकते हो कि इसकी बढ़ जाएगी ऐसे? मतलब ये 5 रुपए की थी और प्राइस चेंज हुई है 4.999, मतलब ये बढ़ा दो उसकी 5.00000001 लास्ट में जाकर के, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कंज्यूमर के, बताओ? और वो छुट्टे दे देगा क्या ऐसे आपके? आप छुट्टे लोगे तो छुट्टे दे देगा क्या वो आपको? नहीं दे सकता है ना। तो ये ऐसा नहीं है, हर एक चीज को कोरिलेट मत किया करो गलत तरीके से, है ना। तो जितना आपको बताया ना, अभी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं बन जाओगे आप, समझ रहे हो ना, 3-4 महीनों में। ऐसा ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन को रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है। रिलेशनशिप इसके अंदर से क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर रिलेशनशिप है ना तीनों, यहाँ से कंफर्म 100 में 100% है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक, अपन मान के चले कि एक क्वेश्चन मार्केटिंग का आएगा, एक फाइनेंस का आएगा, एक प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का आएगा, है ना। इस वाले पार्ट से ना एक कंफर्म 100% क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो एग्जामिनर अगर अच्छा पेपर बनाना चाहेगा तो इस टॉपिक से वो क्या करेगा, क्वेश्चन लेगा। हो सकता है वो 2 भी ले ले, समझ रहे हो ना। तो इसको बड़े ही ध्यान से, और बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया जब तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अपन को 3 तरीके के रिलेशनशिप पढ़ने हैं, फैक्टर प्रोडक्ट, फैक्टर फैक्टर और प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो आपने पढ़ा होगा कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 बार x2 x3, ये देखो इसमें भी चल रहा है तो एक्स एन तक, ऐसा कुछ किया था अपन ने। तो यहाँ पे एक तरफ क्या था, फैक्टर, और दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट। एक तरफ फैक्टर है, दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट है। ये तो बात करी थी अपन ने। तो ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। सेटिंग ऑन करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक तरफ फैक्टर है, एक तरफ क्या है, प्रोडक्ट है। तो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की बात हो गई। तो यहाँ पे है ना अपन जो है वो ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल यही है ना। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार कहते हो नहीं सर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है तो था ही नहीं, तो अपन को इसको सरफेसली इसको टच करना है टॉपिक, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो इस फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि एक तरफ तो क्या है आपके फैक्टर है, दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स है, सीड है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर, केमिकल, नंबर ऑफ इरिगेशन, मशीनरी, लेबर, कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी इनपुट्स की क्या है, हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे, जिसमें एक जो फैक्टर है वो तो क्या होगा,
उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर अपन जो है ये देखेंगे कि कम से कम क्वांटिटी के अंदर ये क्या है, सारे के सारे रिसोर्स हैं, क्या है ये, सारे के सारे रिसोर्स हैं। तो यहाँ पे जो रिसोर्स है उसकी यूज करने की अपन को इफिशियंसी देखनी है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको चाय बनानी है या आपको कोई भी सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है, तो आपको मैंने बहुत सारे जो है इनपुट्स दे दिए, रिसोर्सेज दे दिए, उससे आपको क्या करना है, ये बनाना है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि कम कम क्वांटिटी लेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, बहुत अच्छा आउटपुट निकाल लेंगे। ऐसा हो सकता है ना, किसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है। वो कोई कहता है ना कि यार मेरे जैसे जैसे इसको काजू बादाम खूब खिलाओ पिलाओ तो वैसे के वैसे रहेगा, और कहे किसी रूखी सूखी रोटी चटनी खिला दो वो अच्छा हेल्दी रहता है, होता कि नहीं होता। ऐसा है, कोई है जो 2 घंटे पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले आता है, और कोई जो है वो 3 इडियट में चतुर था, वो पढ़ते रहता था, है ना। तो बहुत सारा पढ़ने के बाद वो नंबर लेके आता था, और आमिर खान जो थोड़ा सा पढ़ता भी नहीं था, वो तो बहुत टॉप कर गया। वो तो होता है ना, कैपेबिलिटी होती है। तो वैसे ही है कि रिसोर्सेज को यूज करने की कैपेबिलिटी होती है, रिसोर्स यूज इफिशियंसी उसको अपन कहते हैं, रिसोर्स यूज इफिशियंसी, कि मैं मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या ले लूं, आउटपुट ले लूं, है कि नहीं। कम से कम रिसोर्सेज जो है कम से कम क्वांटिटी में इसकी यूज में लूं, उसके बाद में मेरे को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर एक तो पढ़ेंगे टीपीपी के बारे में, ये पता ही है आपको, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एक पढ़ेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इससे निकल जाएगा। फिर पढ़ेंगे अपन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये भी अपन ने पढ़ लिया। फिर पढ़ेंगे अपन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये अपन ने पढ़ लिया। अपन बात करेंगे रिलेशनशिप की, कैसे, मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनमें क्या रिलेशन होंगे ये अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपने पढ़ रखा है वैसे, है ना। आपने नाम सुना है 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अपन कहते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, सुना है नाम। तो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अपन चलेंगे, है ना। और ये लिखना चाहो तो लिख लो भले आप, ये लिख लो। आपको थोड़ा एक जो क्या कहते हैं आउटलाइन आपको ध्यान में रहेगी कि हाँ इस तरीके से ये 3 रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। और ये जो डिसीजन प्रॉब्लम है ना, ये जो डिसीजन प्रॉब्लम है वो अभी अभी रुक जाओ, जब पढ़ेंगे ना तब इसको साथ के साथ अपन क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि यहाँ पे ऐसा ही क्यों कहा अपन ने, हाउ मच टू प्रोड्यूस ही क्यों कहा अपन ने, वहाँ हाउ टू प्रोड्यूस क्यों कहा। तो अलग अलग रिलेशनशिप के अंदर जो है डिसीजन प्रॉब्लम रहती है। अब किसके साथ रहती है, जो प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूसर होता है, इस प्रोड्यूसर के सामने कुछ डिसीजन प्रॉब्लम होती है ना। तो अलग अलग रिलेशनशिप के अंदर अलग अलग डिसीजन प्रॉब्लम है। और एग्जाम में जनरली जो एग्जामिनर होता है वो डायरेक्टली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछेगा, इन फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप व्हाट इज द डिसीजन प्रॉब्लम। ऑप्शन में आ जाएंगे ये चार, तीनों आ जाएंगे, एक ऑप्शन में और दे देगा कुछ, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही लिख दिया तो आप ऐसा करो, एक बार है ना ये थोड़ा आउटलाइन है, इसको उतार लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा वो। और ऐसा क्यों कहा, ये डिसीजन प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना, वो भी डिस्कस करेंगे। चले, टेस्ट का सिलेबस ऐसा है कि आज की क्लास का और कल की क्लास का, है ना। तो ये वाला जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, शायद आज और कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। वहां तक का सिलेबस आएगा। तो आज हो गया, क्या वार हो गया, बुधवार, आज बुधवार है। तो बुधवार और गुरुवार, गुरुवार तक का जो है सिलेबस में आएगा। और उसमें जो है ना एक आध क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस जो पार्ट है ना, जो फर्स्ट पेपर में था ना, तो उसमें से हो सकता, सारा ही रहेगा वो तो। और मैक्सिमम क्वेश्चन का जो 10-25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो हो सकता है 20 क्वेश्चन जो आपका करंट जो टॉपिक चले हैं उसमें से आएगा। उसके बाद से सप्लाई से स्टार्ट है ना,
सप्लाई से स्टार्ट था ना भाई, सप्लाई से स्टार्ट था। अरे मेरी बात सुनो, यहाँ के टेस्ट में टॉप करने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। एक अच्छा स्टूडेंट वो है कि अपनी जो कमियां है ना, हर एक टेस्ट टेस्ट इसलिए करवाया जाता है। अब हम जब टेस्ट देते थे तो हमारे भी वीकली टेस्ट होते थे, तो उसमें हम ये देखते थे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था लेकिन मैंने इसको गलत कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी था लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। आप अपनी कमियां देखो इसमें कि मेरी कौन सी कमियां रह गई। यहाँ टॉप करके आप कौन सा मेडल मिल जाएगा बताओ, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कहीं नहीं होगा। ये टेस्ट इसलिए कराया जाता था कि आपकी कुछ कमियां है ना उनको निकालो, नोट डाउन करो, है ना, और अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखो, है ना, इस नर्व्स पे कंट्रोल रखो। आ रहा है लेकिन कंफ्यूजन है, फिर भी टिक कर दिया उसको, क्या मतलब है। और कई बार जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना 50-50, है ना, 50-50 तक आ जाते हो आप, दो तो आप निकाल देते हो सही से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो ऑप्शन रहते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन रहता है। फिर आप कोई कोई कौन सी ट्रिक लगाता है, कोई कौन सी लगाता है, तो हमेशा ये होता है कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। और उसमें भी तरीका है, एक बार टिक कर दिया तो वो पहली बार जो टिक किया हुआ ना सही होता है, लेकिन जब दोबारा वापस आप जब कुछ कर रहे होते हो ना तब उसको अरे नहीं ये होगा, वो गलत कर देते हो आप, ऐसा होता है। तो ये चीज है, तो ये चीज ऐसे नहीं आती है। टेस्ट दे रहे हो बार बार तो उसमें आपको पता रहता है कि यार ये मैंने पढ़ा भी था, कंफ्यूज कैसे हो गया इस चीज में। और कंफ्यूज अगर हो रहे हो ना, कोई बार बार आप कोई क्वेश्चन आ रहा है और उस टॉपिक को आप बार बार गलत कर रहे हो, कोई ट्रिक बना लो, इसको रिवाइज कर लो, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो, इसको साथ में जेब में डाल के रख लो, रूम में तो रूम में चिपका लो, तो उसको बार बार देखते रहो, है ना, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। और डरने की जरूरत नहीं है, टेस्ट पेपर से क्या डरना, टेस्ट पेपर से क्या डरना, नींद आ रही है क्या? तो अब ये अपन जो है वो 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, जिसी को अपन दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर ये सब सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जिसके अंदर अपन ने बताया डायग्राम है, तो डायग्राम जिसको याद हो गया ना, जिसको याद हो गया डायग्राम, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 101% जो है वो आंसर दे देगा। ठीक है, उसके बाद में अपन रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया। टीपीपी क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेज में इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, सेकंड में क्या है और थर्ड में क्या है। सर सप्लाई से कल तक का, हाँ सप्लाई से लेकर के और कल तक का बिल्कुल आएगा। उसके बाद में रीजन देखेंगे कि इंक्रीज होने का, डिक्रीज होने का, नेगेटिव रिटर्न जो मिल रहा है ना आपको, उसके क्या रीजन है, क्या कारण है। उसके बाद में कौन सी स्टेज रेशनल होगी, कौन सी इरेशनल होगी। कई बार एग्जामिनर जो है डायरेक्टली पूछ लेता है, इन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, विच स्टेज आर रेशनल स्टेज या विच स्टेज आर इरेशनल स्टेज, सिंपल पूछ लेता है, तो कौन सा है वो भी पता लग जाएगा आपको, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट, तो इनपुट की बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे कि ऑप्टिमम जब लेवल ऑफ इनपुट की बात करेंगे तो अपन MVP और MIC के बारे में बात करेंगे, जो कि अपन ने पढ़ लिए कल पढ़ा था, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, ये अपन ने कल पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट की बात करेंगे, जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट की बात करेंगे, तो मार्जिनल जो है रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। समरी ऑफ 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, इन तीनों स्टेज, जो तीनों स्टेज पढ़ेंगे ना, उनकी एक समरी बनाएंगे और अलग अलग पॉइंट पर उनके बारे में बताएंगे कि हाँ कि ये टीपीपी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, है ना, तो वो देखेंगे अपन। तो 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ फर्स्ट जो है डायग्राम, ठीक है ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ और उसके बाद ये पढ़ेंगे सारा सब कुछ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना इसको, डायग्राम को इधर देखते रहो। ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पे अपन ने आउटपुट ले लिया, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे अपन ने इनपुट ले लिया, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे इनपुट डालते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट जो है वो बढ़ता जाएगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसका, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का कर्व, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व को क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक चीज और याद दिला देता हूँ आपको कि कल अपन ने जो है ना लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था, लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था, जो कि क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था। लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था अपन ने, तो उसमें अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो इसके अंदर अपन ने कर्व देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व था वो कुछ यूं था, यहाँ पे जो था वो स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे जो कर्व था वो कुछ यूं था। एक्स एक्सिस से कॉनकेव, ये स्ट्रेट लाइन, और ये क्या, कॉन्वेक्स था, ये था।
तीनों के अंदर ही जो टोटल प्रोडक्ट था, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट था, वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था तीनों के अंदर ही। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। लेकिन किस रेट के साथ में हो रहा है वो कौन बता रहा था? मार्जिनल प्रोडक्ट बता रहा था। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ कॉन्स्टेंट था, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, एक एडिशनल क्वांटिटी किसकी ऐड कर रहे थे, वेरिएबल फैक्टर की, जो अपन कह रहे हैं ना y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 बार x2 अप टू xn तक। तो ये x1 है, इसकी क्वांटिटी अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे किनके साथ में, इन सब के साथ में कर रहे थे ना। तो अगर मान लो इंक्रीजिंग मेरे को मिल रहा है, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट ये ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे अपन अब स्टार्ट करते हैं, इतना आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको ध्यान में है, तो अब अपन चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किसका कर्व ड्रॉ किया है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे देखो कर्व के अंदर कर्वेचर देखो इसका, ये क्या हो रहा है, ऐसा कर्व कहाँ था, एक्स एक्सिस से कैसा लग रहा है ये, यहाँ तक देखना केवल, पहले कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स इसमें था, इंक्रीजिंग रिटर्न में था कि नहीं, वहां पे टोटल प्रोडक्ट कैसे हो रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ में, इंक्रीज तो हो ही रहा था, टोटल प्रोडक्ट तो तीनों में इंक्रीज हो रहा था, टोटल प्रोडक्ट जो था तीनों में इंक्रीज हो रहा था, चाहे वो इंक्रीजिंग था, चाहे कॉन्स्टेंट था, चाहे वो डिक्रीजिंग था, तीनों में टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन किस रेट के साथ में हो रहा था, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट बता रहा था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में अपन कह रहे थे कि पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन इंक्रीजिंग रेट के साथ में, तो उसमें अपन ने क्या कहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है पहले इंक्रीज हो रहा है किसके साथ में, इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ में। ठीक है ना, फिर इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, एक्स एक्सिस से कैसा लग रहा है ये, कौन के है वो, यहां तक क्या लग रहा है, कॉन्वेक्स लग रहा है, ये मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक कैसा लग रहा है, ये एक्स एक्सिस से कॉन्वेक्स लग रहा है ना, उसके बाद में कैसा लग रहा है, ये कॉनकेव लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में क्या होने लग गया, ये डिक्रीज डाउनवर्ड होने लग गया, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये मैंने पहले कर्व बना लिया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, क्या हो गया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के अंदर मैंने बताया था कि मार्जिनल जब जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब जब मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट जब क्या होगा, जीरो होगा, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बता रखा है ना आपको। तो यहाँ पे भी है, जैसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो देन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज व्हाट, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ने देखा कि जहां तक टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट के साथ में बढ़ रहा है, वहां तक जो है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, ये मार्जिनल प्रोडक्ट था ना, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था ना, मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था, जब अपन ने बात करी थी इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर, हो रहा था ना, कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ।
ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है मुड़ाऊ बिंदु। मुड़ाऊ बिंदु जहाँ पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट हो रहा था, अब जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट के साथ में, है ना, ठीक है। जहाँ पे एमपीपी जो है मैक्सिमम है, वहां तक वो जो पॉइंट आ रहा है वहीं पे क्या होगा, आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। इट मींस क्या है, अब यहाँ से जो है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ में होगा। देखो यहाँ पे आउटपुट है ना वाई एक्सिस पे, तो आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट के साथ में हो रहा है। और इस तरीके का कर्व जो आया था आपके वहां पे आपने देखा था, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में देखा था ना, बस वहां पे आया था, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, एमपीपी की बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं एपी की। कौन सा कलर ले, हाँ पिंक ले लो, हर चीज पिंक ले लो। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट, है ना। अब एवरेज प्रोडक्ट देखो, ये हो जाएगा आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा। और जहां पर ध्यान रखना आपका ये जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है, जहां मैक्सिमम होगा बनाते टाइम, है ना, आपको ध्यान रखना ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम दिख रहा है नहीं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, और जहां पे मैक्सिमम है वहां पे आपकी जो है स्टेज फर्स्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी स्टेज सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी स्टेज थर्ड। तो स्टेज होगी तीनों, स्टेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। स्टेज फर्स्ट जो है वो कहाँ खत्म हो रही है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म हो रही है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। सेकंड स्टेज कहाँ खत्म हो रही है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, या फिर अपन कह सकते हैं सेकंड स्टेज जहां खत्म हो रही है जहां पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और थर्ड स्टेज कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है और उसके बाद में आगे तक थर्ड स्टेज चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन ने देख लिया स्टेज फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है। तीनों कर्व हो गए, तीनों कर्व हो गए। अब इसके बाद में अपन लेते हैं ईपी, क्या लेंगे, ईपी। ईपी क्या, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट, है ना, अपॉन अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, यही है। इसको जब अपन ने डेराइव किया था तो कुछ ऐसा आया था क्या, एमपीपी अपॉन एपीपी, ऐसा कुछ आया था क्या, यही आया था, ये आया था। अब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में ईपी की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेज में ईपी की वैल्यू क्या रहेगी, सेकंड स्टेज में क्या रहेगी, और थर्ड स्टेज में क्या होगी। अब आप मुझे बताओ स्टेज फर्स्ट के अंदर ईपी की वैल्यू, यहां से देख के बताओ ईपी की वैल्यू क्या रहेगी फर्स्ट स्टेज के अंदर। आपके पास कर्व बने हुए हैं एपी के और एमपी के, बने हुए हैं ना। तो फर्स्ट स्टेज देखो, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है। इस फर्स्ट स्टेज के अंदर आप देखना केवल और केवल आपको एपी का और एमपी का, तो ऊपर एमपी है नीचे क्या है, एपी है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करके बताओ कि यहाँ पे जो एमपी है वो ये है, एपी है वो ये है, तो फर्स्ट स्टेज में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एक से ज्यादा, एक से कम, क्या रहेगी। बिल्कुल सिंपल है और आपको यहाँ सामने दिख रहा है, क्या होगी, एक से ज्यादा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही बात है नितिन, सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, एमपी फर्स्ट ज्यादा, हाँ। एमपी नहीं रे भाई, एमपी ज्यादा है, सही बात है, दिख रहा है यहाँ पे एमपी ज्यादा है एपी कम है, एमपी ज्यादा है एपी कम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो जो ईपी की वैल्यू निकल के आएगी वो एक से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ने लिख दिया। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन स्टेज फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, एक से ज्यादा। लेकिन ये डायग्राम याद होगा तब, डायग्राम याद होगा तब, अभी धीरे देखते जाओ धीरे धीरे। यह हो गया। अब सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, एपी की वैल्यू क्या होगी। अब देखा कि अरे एपी तो ऊपर है, एमपी क्या है, नीचे है, तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, लेस देन 1। वेरी गुड, ठीक है, ये बात हो गई, लेस देन 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, एमपीपी किस में चला गया, जीरो के बाद नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब वैल्यू जीरो से कम हो गई, जीरो से कम हो गई ना। तो मैं क्या कह सकता हूं,
सही है, एक बार इसको देखो। समझ में आ गया क्या? नहीं आया ना? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना, इक्वल्स टू 1। हाउ कैन इट इज पॉसिबल नितिन? कैसे आ जाएगा इक्वल टू 1? अपन ने क्या कहा, एपी है तो एपी की कुछ वैल्यू, सपोज करो अपन ने मान लिया 5, फॉर एग्जाम्पल कितनी मान लिया, 5। यहाँ पे अपन ने वैल्यू ले ली 5, और ये एमपी क्या है, नेगेटिव में, सपोज अपन ने मान लिया -2, ले सकते हैं ना, -2। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो -0.4, -0.4 नहीं, कोई बात नहीं, -0.4 आएगी ना। तो ये -0.4 है, ये तो बता रहा है कि ये माइनस में है, तो ये क्या है, जीरो से ज्यादा है, कम है? कम है ना, तो यार जीरो से कम ही तो आएगी। नहीं आया सर, क्या नहीं आया? अरे क्यों नहीं समझ में आया यार, एक एक चीज स्टेप बाय चल रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही? क्या है, आप लोगों को ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन देख रहे हो, तो क्या होता है कि देखते देखते उबासी आ गई, नींद के झोंके आ गए हैं, सर आ गया समझ में, बट आगे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेज फर्स्ट के अंदर ईपी की वैल्यू 1 से ज्यादा है भाई, ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ईडी जीरो नहीं हो सकता। अरे अभी सुनो तो सही यार, तुम रुको तो सही अभी, अब अपन आगे चलते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं स्टेज में, इन स्टेज फर्स्ट, इन स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। अरे रुको, बनाओ मत अभी, बनाओ मत। स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात कर रहे हैं। ऑन द स्टेज फर्स्ट, ऑन द स्टेज सेकंड में क्या होगा? अब देखो क्या हुआ कि यहाँ तो आप कह रहे हो कि सर एमपी की वैल्यू क्या है, इधर देखो, एमपी की वैल्यू है वो ज्यादा है, एपी की वैल्यू कम है, लेकिन ये दोनों दोनों आगे जैसे जैसे जाता है तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है जहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल की कंडीशन में यहाँ ऊपर मान लो 5 माना, नीचे मान लो 5 माना, है ना, तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट, एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट, या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज, एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड क्या कह सकते हैं, और एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज, और ऑन स्टेज फर्स्ट, है जहां पे खत्म हो रही है ना, जहां पे, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, ईपी, ईपी इज इक्वल टू व्हाट, 1। और ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईपी की वैल्यू क्या जाएगी, आ रहा, आ रहा ही अच्छे से, हाँ अच्छे से आ रहा होगा, एकदम मस्त समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो, आगे चले तो एपी जो है वो ऊपर चला गया, एमपी नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो जैसे जैसे आगे गए तो, और देखा यार यहाँ तो क्या हुआ, एमपी तो जीरो हो गया, और एपी क्या है, कुछ है, समथिंग कुछ वैल्यू है। तो इस कंडीशन में यहाँ यूपी क्या हो जाएगा, अब सर समझ नहीं आया क्या है, लेकिन अब वैल्यू रख लो ना, जीरो रख दो यहाँ पे, एमपी की वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो, और एपी की वैल्यू समथिंग कुछ भी रख दो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो, एक्स रख दो, मान लो कुछ भी वैल्यू है, कुछ ना कुछ। तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है, हाँ, जीरो को जब किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, जीरो आता है, बस। तो यहाँ क्या जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जीरो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे क्या होगा, जीरो से कम, एमपी नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में चला गया तो क्या जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू अपने लिख दी। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ईपी की वैल्यू फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के अंदर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज, या एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेज, एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको जब याद होगा, जब ये डायग्राम याद होगा, वो डायग्राम याद होगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे वो मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, और कहाँ की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये याद हो गया तो आपको कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या है कि घर जाना है और अपने आप बिल्कुल बंद करके और बिल्कुल आराम से उसको बनाना, ड्रॉ करना है कि यार जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रेट के साथ में, फिर कुछ ऐसे इस तरीके से हुआ, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर अपन ने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट है जब तक बढ़ेगा तब तक टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो टोटल प्रोडक्ट जब तक बढ़ेगा तब जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा उस कंडीशन को अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह देंगे। तो अभी कभी पूछ लेते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फर्स्ट में आता है, वो तो अभी दिख रहा है, अभी तो पता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तब आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। मैं पूछूंगा और इसी से कम 15 क्वेश्चन बना दूंगा, मजा आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि वन बाय वन करके एक एक स्टेज को पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, अब इसको बनाना चाहो तो आप बना लो, इसको बना लो, हाँ बनाना चाहते हो तो बना लो। तो इस डायग्राम को बना लो।
बना लो फटाफट। और देखो ध्यान से बनाना है ना, ध्यान से बनाना है कि ये किस तरीके से, और एक एक करके बनाया अपन ने। सर इंक्रीज डिक्रीज के मिडिल में कांस्टेंट अभी पढ़ेंगे ना, अभी बताएंगे। को भी ड्रॉ किया जा सकता है क्या? देखो आपको पहाड़ दूर से कैसे लगते हैं? हाँ वेरी गुड, है ना। लेकिन जब पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हो ना, तब आपको लगता है यार अपन को यहाँ सामने से तो कैसा दिख रहा था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। पहाड़ दूर से आपको कुछ यूं यूं लगता है, लेकिन जब पहाड़ पे पहुंचते हो तो वहां पे समतल दिखता है कि नहीं दिखता? वहां समतल होता है ना। तो वैसा ही सीन यहाँ पे है। तो आप है ना, जैसे मैंने बनाया है ना वैसे बनाओ आप, है ना। क्या होता है पूनम, क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर, भाई किसान ही तो पैदा कर रहा है ये। प्रोड्यूसर है जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो वो क्या कर रहा है कि इनपुट अपन ने एक्स एक्सिस पे ले रखा है, वो क्या कर रहा है, इनपुट की क्वांटिटी डाल रहा है। इनपुट की क्वांटिटी जैसे जैसे डाल रहा है वैसे वैसे उसका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो एक कंडीशन आती है जब वो क्या करता है, जैसे उसने कहा कि भाई 2005 में मैं इनपुट x1 x2 x3 ऐसे बहुत सारे इनपुट की ये क्वांटिटी में डाल रहा था। 2006 के अंदर भी मैंने डाला तो यार ये सेम ही आया बिल्कुल, मेरे को जो आउटपुट मिला है ना वाई 2005 में वही सेम बिल्कुल डिक्टो 2006 में आया। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी क्वांटिटीज जो है वो सेम क्वांटिटी मैंने डाली, तो सेम आउटपुट आया। उसने देखा ऐसा, तो क्या करेगा, इनकी क्वांटिटी फिर चेंज कर देगा। तो ये जो है ना कांस्टेंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में क्या होता है, वो या तो आगे बढ़ जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, पीछे आ जाएगा तो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो पढ़ेंगे, अभी तो रीजन पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कारण है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसके क्या कारण है वो अपन बताएंगे, वन बाय वन करके चलेंगे, ऐसा है। और इससे क्वेश्चन खूब सारे बनेंगे, खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एपी की वैल्यू याद रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है आपको, एपी है जहां पे मैक्सिमम हो रहा है, एपी जहां पे मैक्सिमम हो रहा है वहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म होनी चाहिए। हाँ स्टेज फर्स्ट और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, एमपी और एपी दोनों। और पेंसिल से बनाओ तो सबसे बढ़िया है, उसको इरेज भी कर सकते हो, है ना। या पेन से बनाओगे तो अपन ने 3 लाइन ड्रॉ की है, पेन से आप 7-8 लाइन ड्रॉ कर दोगे। और लाइन को ऐसे झूमते हुए मत बनाना, है ना। क्या हुआ, गलत हो गया ना तो। टोटल प्रोडक्ट का सही है, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी ठीक है, एवरेज एवरेज का भी ठीक है। पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो आगे चला गया, वो तो गलत हो गया। हाँ वो जहाँ पे, अरे सुनो, और जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहां पे एमपी जीरो भी होना चाहिए, है ना। हाँ ध्यान से बनाना इसको, और कोई बिना देखे बना ले तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। और ये आप घर जाकर के एक बार दो बार नहीं 10 बार 20 बार जब तक बनाओ तब तक ये आपका और करेक्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है। कंडीशन ध्यान रखनी है, स्टेज जो फर्स्ट है वहां खत्म होगी जहां पे एपी और एमपी इक्वल होंगे, स्टेज सेकंड वहां खत्म होगी जहां टीपी मैक्सिमम होगा और एमपी क्या होगा, जीरो होगा। और थर्ड स्टेज की कोई टेंशन नहीं है, ये नेगेटिव में चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां होगा जहां पे एमपी मैक्सिमम होगा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बात करेंगे तो वहां होगा जहां पे वो एक तक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। सर ईपी इज इक्वल टू जीरो हो सका, हो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, ईपी इज इक्वल टू जीरो बन तो रहा है ये। तो वही तो सेम जैसे इसके लिए कहा था अपन, एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड, एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड या एट द स्टार्टिंग ऑफ स्टेज थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपी। मैं आपके टेस्ट पेपर में पूछूंगा, है ना। तुम रेगुलर क्यों नहीं रहते हो क्लास में? क्या हो गया?
जिस इंसान का विजन क्लियर नहीं होता ना, वो अंधकार में रहता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, रास्ते कई सारे दिख जाते हैं उसको, कहाँ जाए कैसे जाए। और फिर आसपास जो दोस्त जो है ना, मंडली जो है, वो पीछे से अरे इसमें चलते हैं यार, इसमें चलते हैं, ऐसा होता है। और यारी दोस्ती है ना, यारी दोस्ती जब एक ही सीट होती है, दो कैंडिडेट को सेलेक्ट करके बुलाते हैं, जब इंटरव्यू होता है ना, तब वो देखता है सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है ना। अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो क्या है, एमएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, है ना। कंपटीशन में बैठोगे तो पता लगेगा। जो बहकावे में आते हो ना आप, चलो कोई ना घूमने चलते हैं, क्या है, इकोनॉमिक्स क्या 4 ही तो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे यूजी में किया तुम लोगों ने ना, कोई बात नहीं, यूजी में तो तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तो समझो इस बात को। तो मेरा तो कोई प्रॉफिट है नहीं। तुमको एक अच्छी सब्जेक्ट मिल जाएगी, वो तुम्हारा आगे का पूरा करियर डिसाइड कर सकती है। एमएससी में अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, अच्छा आपको प्लेस मिल गया, अच्छी लोकेशन मिल गई, अच्छा वहाँ एनवायरनमेंट होगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपका रिसर्च का काम अच्छा होगा, आगे कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज जो अभी ये कुछ टाइम का जो समय आपको पता है कि यार ऐसा हो सकता है, तो उसको भी आप वो कर रहे हो। बन गया, चले आगे। अब अपन एक एक स्टेज की बात करते हैं कि स्टेज फर्स्ट के अंदर टीपी, एमपी, एपी में क्या रिलेशन है, फिर स्टेज सेकंड में चलेंगे, फिर स्टेज थर्ड में चलेंगे, है ना। तो पहले अपन बात करेंगे टीपी की, एपी की और एमपी की। फिर उसके बाद में जैसे जैसे अपन ने वहां पे वो बताया था कि पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में रिलेशन। क्या कह रहे हो सर, कल न्यू जूनियर आ रहे हैं सर हमारे, वेरी गुड, बड़े इंटरेस्ट, तुम्हारे को यही तो चाहिए। फिर क्या है सर, पीजी में डिपार्टमेंट नब, एनयूबी के हिसाब से नंबर, अच्छा यार तुम शॉर्टकट खतरनाक लिखते हो, नंबर के हिसाब से मिलता है क्या, तो और किसके हिसाब से मिलेगा भैया। ऐसा थोड़े कि तुम स्मार्ट हो तो नहीं इसको ये डिपार्टमेंट दे दो, हैं ये लूला लंगड़ा विकलांग है इसको ये वाला दे दो, ऐसा है क्या, नहीं। ये थोड़ा अलग जानवरों जैसे दिखता है, एलपीएम डिपार्टमेंट दे दो इसको, ऐसा थोड़े होता है क्या, ऐसा थोड़े होता है भैया। नंबर लाओगे तभी तो होगा, मजा तभी आएगा। जूनियर आएंगे हैं, मैं सब समझता हूँ, क्या हमने क्या यूज नहीं करी क्या, हाँ ठीक है चलो, ये अपना टॉपिक नहीं है। अब अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। अब स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट तो क्या कहेंगे अपन, इन स्टेज फर्स्ट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। और ये चीज आपको मैंने बता रखा है, जब लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने कहा था कि तीनों ही केस के अंदर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, तीनों ही केस के अंदर टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हुआ था, लेकिन किस रेट के साथ में, वो मार्जिनल प्रोडक्ट बता रहा था। तो जैसे आप मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ आओगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बताएगा कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जहां तक इंक्रीज हुआ वहां तक क्या होगा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पॉइंट। तो अपन क्या कहेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होगा अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हाट इज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो नीचे ऑप्शन में आ जाएगा इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो लॉ ऑफ रिटर्न का फर्स्ट जो है लॉ, वो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझेंगे, वो कारण रीजन जो है उसके बाद में समझेंगे। पहले अपन बता रहे हैं कि पहले स्टेज में ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, है ना। वो बाद में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है। भाई यहाँ पे आउटपुट लिया है ना अपन ने वाई एक्सिस पे, तो ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ में। तो ये जो है कर्व आपने देखा था किसमें, लॉ ऑफ रिटर्न का थर्ड केस था, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें आपने कर्व बनाया वो कुछ यूं यू बनाया था, ऐसा ही था। इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट में, वो मार्जिनल प्रोडक्ट बता रहा था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट देख लो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया ना ये, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा था तो वो कौन सा केस था, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसके अंदर आपको कैसा मिला था, करो कुछ यूं इस तरीके से मिला, कौन क्यों मिला था, सही बात है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड, एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है।
क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, देखो अब यहां से लेकर के यहां तक अपन क्या कह रहे हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, कहां से, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से लेकर के, तो क्या कहेंगे, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट फ्रॉम इन्फ्लेक्शन पॉइंट टू द एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड के एंड तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से लेकर के स्टेज सेकंड के एंड तक टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। उसके बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है किस रेट के साथ में हो रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रेट। सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो ये अभी समझ में आएगा, टेबल पढ़ेंगे अपन, टेबल देखेंगे, उसमें कुछ डेटा होंगे, है ना, डेटा होंगे, डेटा के आधार पर जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब पता लग जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है। देखो तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में अपन क्या कह रहे हैं कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आफ्टर दैट इट स्टार्ट, कौन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आफ्टर दैट इट स्टार्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होने के बाद में डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ में होगा। वो कारण बताएंगे क्यों होगा, जब कारण पढ़ेंगे ना तो तीनों की कंडीशन बताएंगे तब बताएंगे आप, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई है, टीपी की, टीपी की बात हो गई। अब बात करते हैं एमपी की, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट को देखो तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड इट बिकम्स जीरो, इट बिकम्स जीरो, जीरो हो गया। उसके बाद में क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया, इसके बाद में क्या चला गया, नेगेटिव, ठीक है, बात हो गई। तो स्टेज थर्ड के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इन स्टेज थर्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी, तो ऑप्शन में दे देगा 0, -1, ग्रेटर देन 1, जो भी है, तो वहां ध्यान रखना क्या आ जाएगा, माइनस में, जो भी माइनस की वैल्यू देगा तो यहाँ पे ध्यान रखना ये हो जाएगा कि किस स्टेज में एमपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू किस स्टेज में मैक्सिमम होती है, स्टेज फर्स्ट में होती है, ठीक है। किस स्टेज पर, या सेकंड स्टेज पे, या कह दो कि सेकंड स्टेज के एंड में, सेकंड स्टेज के एंड में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा उस समय टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थर्ड स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में होगा और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ में, ठीक है। उसके बाद में एमपी लेते हैं, एमपी देखो यहाँ पे जो एमपी है, एमपी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इन स्टेज फर्स्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज थ्रू आउट दिस स्टेज, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हुआ है थ्रू आउट स्टेज, इस पूरी स्टेज के अंदर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट, एट द एंड ऑफ स्टेज फर्स्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और जहां पे ये मैक्सिमम हो रहा है वहां पे इसकी इक्वल हो रहा है कौन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज ज्यादा होने लग गया और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या होने लग गया। तो इन स्टेज सेकंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, तो क्या कहेंगे, एपी ग्रेटर देन एमपी। इन स्टेज फर्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, एमपी ग्रेटर देन एपी। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बहुत सारे, लेकिन ये डायग्राम याद होना जरूरी है, और वो भी सही तरीके से कि यार स्टेज फर्स्ट के पे दोनों इक्वल होंगे, स्टेज सेकंड जो लास्ट में है वहां पे एमपी जीरो होगा, उस समय ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये याद होंगे ना तब आप कह सकते हो। और इसके बारे में फिर आप जो मर जाओ जितना आप लिख सकते हो लिख सकते हो। आगे देखते हैं, फिर स्टेज थर्ड के अंदर एपी जो है कंटिन्यूअसली हो रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये और ध्यान रखना आपको, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करे, कर सकता है टच, कर सकता है ना, तो सर टच कर सकता है तो कैसे करेगा सर, कि ये जो इनपुट है, आप किसी फील्ड के अंदर इनपुट डाल रहे हो ना, इनपुट डाल रहे हो x1 x2 x3 बहुत सारे आप इनपुट डाल रहे हो, इनपुट डालोगे तो आउटपुट कुछ तो आएगा, कुछ तो आउटपुट आएगा। तो जब तक आउटपुट आएगा तो एवरेज उसका कुछ तो आएगा, है कि नहीं ना भाई। क्लास में एटलीस्ट जब तक एक भी बच्चा रहेगा तब तक एवरेज जो है आप निकाल सकते हो,
जब तक उसी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 2 है तो भी आएगा, 3 है तो भी आएगा। लेकिन अगर एटलीस्ट एक भी है तब तक तो एवरेज तो निकल के आएगा ही। अगर एक है तो वही वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रोडक्ट का, वो एवरेज आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन जब तक टोटल है तब तक एवरेज तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात आएगा ना। बस तो सिंपल सी बात है। तो अपन ने टीपी, एपी और एमपी देख लिया। अब यहाँ पे आप कर्व देखो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का कर्व कैसा है, एस शेप आ रहा है। एस कैसे आ रहा है, ऐसे से लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ। सर ऐसा तो नहीं लग रहा, पर हाँ कुछ तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ यहाँ पे देखो आप, एपी और एमपी का कर्व क्या है, इन्वर्टेड लग रहा है, इन्वर्टेड यू शेप। सर यू तो यू ऐसा है, इन्वर्टेड यू यू होता है, लेकिन कुछ तो लग रहा है, हल्का हल्का तो लग रहा है, लग रहा है ना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि एपी और एमपी का कर्व जो है इन्वर्टेड यू शेप की तरह होता है, और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का कर्व कैसा होता है, एस शेप होता है। ठीक है ना। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट से हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है ना, उससे आपको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन एक्स, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है तो भी क्या करोगे आप, चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डेल्टा, ये करते हो ना। तो क्या करें अपन, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट से अपन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसमें चेंज से अपन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो जब ये इनकी क्वांटिटी निकाल सकते हो तो इनके कर्व को भी तो अपन डिराइव कर सकते हैं। इसका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का जो कर्व है, हाँ सिग्मोइड टाइप, सिग्मोइड का जो वर्ड है ना पहला एस, उसी से तो है, सिग्मोइड है ना, सिग्मोइड बोलते हैं ना, सिग्मोइड एस, तो एस शेप है ना, उससे जैसा टीपीपी का कर्व। हाँ बिल्कुल, टीपीपी अपॉन एक्स। तो अपन क्या कह रहे हैं, इस कर्व से अपन एपी का कर्व निकाल सकते हैं, एमपी का निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो तो आप वो कर्व को भी क्या कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हो गई किसके बारे में, टीपीपी, एमपीपी और एपीपी के बारे में। ठीक है, अब अपन इसको देख लेते हैं। तो जो भी अपन ने बोला है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है क्या है, एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स द क्वांटिटी ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्या कह रहे हो सर, मैं ये कह रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी, ये है क्या, वेरिएबल फैक्टर, इस वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज, बढ़ ही रहा है वो तो। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, द टीपीपी कर्व राइजेज इन द बिगिनिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, द स्लोप ऑफ टीपीपी कर्व आल्सो इंक्रीजिंग। सही बात थी, इंक्रीज हो रहा था ना, यहाँ तक की बात हो रही, सही बात है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पे, आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट टीपीपी कर्व स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये बता दिया आपको। एंड आफ्टर ए पॉइंट वेयर टीपीपी मैक्सिमम, टीपीपी कर्व स्टार्ट डिक्लाइनिंग विद इंक्रीजिंग रेट, ये भी मैंने बता दिया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, वी हैव ड्रॉन टीपीपी कर्व अंडर द अजम्पशंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ कैपिटल। सर ये क्या कह दिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो और आप ये चीज उससे कोई लॉ बना रहे हो, कोई नियम बना रहे हैं ना, कि ये तो ये किस किसान ने थोड़ी किया है, स्टार्टिंग जब किया है ना, जो लॉ रिटर्न दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने दिए, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, ऐसा किया था। तब उन्होंने क्या किया कि ये जो कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, कैपिटल की क्वांटिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे ही कैपिटल चेंज करोगे, मशीनरी नहीं लगा दी है ना, हाइल्डिंग वेराइटीज यूज ज्यादा कर लिया है ना, जैसे भी कुछ भी है ना, तो अपन ने तो यही कह दिया कि यहाँ पे केवल और केवल इसकी क्वांटिटी को चेंज करना है, जिसको वेरिएबल फैक्टर कह रहे हैं, बाकी सबको क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे भी कुछ कैपिटल होगी, अरे भाई हो सकता है S6 हो,
एक्स 8 हो सकता है, कुछ तो होगा जहां पे कैपिटल यूज में आपने लिया होगा। मशीनरी इक्विपमेंट, कैपिटल के टाइप तो अपने पढ़े हैं, है ना, मशीनरी टूल्स जितने भी इंप्लीमेंट्स वगैरह सारे सब चीजें जो है कैपिटल पैसा जो है सारा, तो वो क्या रहना चाहिए आपका कांस्टेंट, क्योंकि ये जैसे ही चेंज होगा ना तो ये आपका क्या हो जाएगा चेंज, और पता नहीं लगेगा कि इसकी वजह से चेंज हुआ है कि इनकी वजह से चेंज हुआ है, पता तो लगना चाहिए ना, जैसे ही तो है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, बात हो गई। उसके बाद क्या है, इफ वी चेंज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, इसके बारे में कहा है अगर अपन कैपिटल की क्वांटिटी चेंज करेंगे ना तो क्या होगा, टीपीपी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड इफ वी इंक्रीज द कैपिटल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर अपन कैपिटल की क्वांटिटी चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल क्वांटिटी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका टोटल फिजिकल, आपका जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट वाला जो कर्व है, जैसे आपने कैपिटल चेंज करी तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा यू, ठीक है, और आपने कैपिटल क्वांटिटी कम करी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में क्या है, ये हो गया द ओवरऑल शेप ऑफ टीपीपी इज एस शेप, ठीक है, बात हो गई, लिख लो। बस यही है, अब आज तो यही हो पाएगा, है ना। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक कर्व याद हो गया ना, ये डायग्राम याद हो गया ना, उसके बल्ले बल्ले है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फिर उसको। लेकिन यही याद नहीं होता, और अभी भी हो सकता है अभी याद हो जाए, क्या पता कल परसों भूल जाए। आपने देखा होगा ना, कई चीजें हमेशा याद रहती है ना, हाँ, तो वैसे इसको याद करना है। हम्म, जैसे किसी के मोबाइल नंबर, आपने फर्स्ट टाइम जो है सिम खरीदी, उसके मोबाइल नंबर आपको याद होंगे, सर मेरे को तो नहीं है। समझा दो पहले एमपीपी को भी, यार ऐसा है मोहित, मैं अभी समझा दूंगा, है ना, आज तो हो नहीं पाएगा, एमपीपी को मैं समझा दूंगा, तो ऐसा है कि आज समझा दूंगा, फिर कल कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वापिस से समझाओ, हम कल नहीं थे, ये भी तो समस्या है ना। तो इसको साथ के साथ समझते जाएंगे और साथ के साथ लिखते जाएंगे, है ना, जो समझा उसको लिख लो, ताकि तुमको उतारते टाइम भी ये रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ समझा है, ऐसा कुछ अपन ने लिखा है। समझा तो मैंने दिया है ना, एमपीपी को भी समझा दिया, एपीपी को भी समझा दिया, टीपीपी को समझा दिया, जो लिखा हुआ है वो मैं वापस से रीड कर रहा हूँ कि इसमें हाँ कोई चीज छूट तो नहीं गई, और ये चीज तो मैंने बताई है, यही तो बताया मैंने अभी, ये तो मैंने अभी बताया। अब मैं कल इस डायग्राम को वापस ड्रॉ नहीं करूंगा,
क्यों? क्योंकि ड्रॉ करूंगा तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। तो अपने पास एक स्लाइड है जिसमें ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ना, तो उसमें से समझाएंगे अपन वापस, है ना। हाँ कल ही पढ़ाएंगे मनोज, कल ही पढ़ाएंगे, है ना। ज़्यादा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लोगे ना तो भी अगली क्लास में फिर एनर्जी नहीं बचेगी। चलो ठीक है ना, बाकी कल देखेंगे, कल इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया था इस सेमेस्टर, यूजी में आया होगा बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको ग्राफ को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये है ना डब्ल्यू में भी आता है इस ग्राफ से क्वेश्चन, और एओ में भी आता है। इस ग्राफ को पढ़ने के लिए दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं ना, वो कई बार कहते हैं कि यार वही वाला बता दो जिसमें, क्योंकि इलास्टिसिटी प्रोडक्शन पूछते हैं उसमें, इलास्टिसिटी प्रोडक्शन पूछते हैं स्टेज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उस पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, है ना। और रिलेशन पूछ लेते हैं, वो डायग्राम जिसको याद है ना, तो आप सब चीज लिख सकते हो इसके बारे में, ऐसा है। रिलेशन के बारे में लिख सकते हो, है ना, कहाँ पे ज्यादा है कम है, वो सारा सब लिख सकते हो, ऐसा। अजम्पशंस मीन्स क्या होता है? और सर इकोनॉमिक्स में पास कर दिया करो, अरे यार मेरे पास पास करने के लिए तुम कहते हो पास कर दिया करो, है, इतना लिख के आते हो तुम लोग कि इच्छा ही नहीं होती फिर, ऐसा है। और ऐसे ऐसे लिख के आते हो, पता नहीं पूछा क्या लिख क्या रहे हो, कुछ रिलेवेंट तो लिखा करो, ऐसा है। पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो। हाँ, और दूसरी बात है अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो आपने कभी कुछ तबीयत खराब हो गई होगी तो आप कहीं डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने कहा कि खाली पेट आए हो क्या, पूछते हैं ना। क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो खाली पेट होते हैं, बिल्कुल खाली पेट। 18 पेज भर के आता हूँ सर, अरे पेज भरने से कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है कि डॉक्टर कहता है खाली पेट आए हो, फिर आप कहोगे नहीं, तो बोले टेस्ट नहीं हो सकता आज, सॉरी। जैसे मान लो कि अगर शुगर टेस्ट करनी हो, शुगर, है ना, चीनी नहीं, शुगर, शुगर, है ना, हाँ, शुगर टेस्ट करनी होती है तो आपको खाली पेट जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट अगर पता करना हो कि इसको शुगर है कि नहीं है, आप सुबह मस्त रसगुल्ले चिपका के गए हो 10-15, और वहां जाके कह रहे हो कि मेरे को शुगर है, तो आएगी शुगर, हो तो भूखे पेट जाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे मान लो कई सारे टेस्ट ऐसे हैं, और उसमें क्या होता है फिर, तो वही अजम्पशन मानना पड़ता है कि हाँ, कि ये ऐसा है तो ये ऐसे ही होगा, तो इसमें अपन ही मान के चलते हैं अजम्पशन के अंदर कि ये जो चीज है कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, है ना, कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ये वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अपन ने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मनी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखते हैं अपन, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अजम्पशन का सिंपल सा मीनिंग है कि मान के चलना पड़ रहा है, ये मानना चल रहा है। जैसे जैसे सपोज करो कि आपको कह जैसे आपको कह दे कि आपने पूरे 4 साल की डिग्री में या रावे के अंदर, हाँ वेलकम करना करना करना, हाँ, कि आप ऐसा मान के चलो, चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ रॉयल से बहुत आ रहे हैं, हाँ वेलकम करना, वेलकम करना उनका, है ना, ठीक है, ठीक।